हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर वो बिजनेस हो, आपको क्या लगता है कौन सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स कमा पाता है या सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा कमा पाता है, पैसा बना पाता है? चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, सबसे अच्छा, सबसे कम इन्वेस्टमेंट पे सबसे अच्छे रिटर्न्स वही यील्ड कर सकता है या सबसे ज़्यादा पैसा वही बना सकता है जो फ्यूचर के बारे में सबसे जल्दी सोचता है और सबसे फार साइटेड सोचता है, सबसे अप्रोप्रिएट सोचता है। ऐसे अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जो टाइटन का चार्ट है, जो ये दिखा रहा है कि 4 रुपीज से ये स्टॉक 3,500 का हो गया, राइट ना। हम सबको पता है मिस्टर झुंझुनवाला की स्टोरी, मोस्टली सब लोगों ने सुनी है कि कैसे वो इस स्टॉक के ऊपर बुलिश थे जब वो वॉच के बिजनेस में टाइटन आई एंड दे वर डूइंग वेरी गुड। ही बॉट द स्टॉक्स उस रेट पे, उस पे उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिले। बट देन जब उन्होंने सोचा कि मैं ये अपना स्टेक इसमें कम कर देता हूँ, स्टॉक को बेच देता हूँ, उस टाइम पे आया तनिष्क, टाइटन ने लॉन्च किया तनिष्क, और फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो अभी हो सकता है कि तनिष्क लोगों को प्राइसी लग रहा है, बट जो जनरली इंडिया में लोग गोल्ड ऑफकोर्स ज्वेलरी बहुत खरीदते हैं, और जो चैलेंजेस लोगों को नॉर्मल ज्वेलर के साथ आ रहे हैं, ये वो सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहा है, प्योरिटी दे रहा है, सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट दे रहा है। सो ही केप्ट इन्वेस्टिंग इन टाइटन एंड इवेंचुअली रिटर्न्स और बढ़े। सो ऑन एंड सो फोर्थ, टाइटन में उनके रिटर्न्स बढ़ते गए। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल देखें, आपकी स्क्रीन पर दूसरा चार्ट है जो आईटी निफ्टी का चार्ट दिखा रहा है। बेसिकली जब आईटी कंपनीज लिस्ट हुई उस टाइम पे बहुत नेगेटिविटी थी मार्केट में आईटी को लेके। कई लोगों का ये सोच था कि एक कमरे में 4 कंप्यूटर रख देने से कैसे आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू रन अवे। सत्यम वाला केस भी हुआ था। तो लोग जो फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनीज थी, लाइक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उसमें उनके प्लांट की, उनके लैंड की वैल्यूएशंस के हिसाब से कंफर्टेबल रहते थे इन्वेस्ट करने में, जो कि आईटी कंपनी में नहीं था केस। बट स्टिल देयर वर पीपल हु ट्रस्टेड आईटी सेक्टर, उन्होंने इन्वेस्ट किया एंड देन ऑब्वियसली दे मेड वेरी गुड प्रॉफिट्स, वेरी गुड रिटर्न्स। डे टू डे लाइफ में हम देखें तो अगर आप सोचिए आज के टाइम पे जो लोग रियल एस्टेट ब्रोकिंग में एंटर कर रहे हैं और आज से 25-30 साल पहले जिन्होंने रियल एस्टेट में एंटर किया, तो उन्होंने ऑब्वियसली बहुत पैसा बनाया एज कम्पेयर टू जो अब कर रहे हैं एंटर, क्योंकि देर इज अ टाइम जब किसी सेक्टर में बूम आने वाला है, आप उसमें उस समय एंटर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आज के वीडियो में हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2018 से अभी तक चल रहा है मल्टी ईयर बुल रन। अभी आपने कल एक अनाउंसमेंट हुआ था जहां पे सेबी चेयरपर्सन ने एफएनओ के रूल्स भी काफी चेंज किए, लिमिट्स चेंज की है, जो स्टॉक इन एंड आउट होते हैं उसके भी रूल्स चेंज करने की बात की है, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली इन 2018 से लेके अभी तक मल्टी ईयर बुल रन होने की वजह से वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए हैं। आजकल ज्यादातर लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में या तो ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट्स भी लोगों के बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स बढ़ गया है, इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर बहुत स्ट्रांग हो गया है। बट अब इस टाइम पे एक नेगेटिव चीज़ भी हुई है कि हर कोई अपनी किसी की भी बात मान के या फिर अपनी एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई भी स्टॉक पिक कर रहा है, कोई भी सेक्टर पिक कर रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। एंड द गुड पार्ट इज कि उसको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल भी रहे हैं। बट नाउ द स्कैरी पार्ट हियर इज कि अगर आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट पर्पज से ओवर वैल्यूड सेक्टर या ओवर वैल्यूड स्टॉक में बिना एनालिसिस करे इन्वेस्ट कर दे रहे हो, तो क्या आज से 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स डाउन द लाइन आपको उतने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या ये वैल्यूएशन सस्टेन करेंगे? क्योंकि स्टॉक मार्केट इज नॉट समथिंग कि वो सिर्फ ऊपर ही जाएगा। मार्केट्स वुड गो अप एज वेल एज कम डाउन। इनफैक्ट गोल्ड में भी होता है, राइट? तो आपके लिए इन्वेस्ट करने के टाइम पे ये समझना, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स डाउन द लाइन क्या पर्सपेक्टिव होने वाला है, फ्यूचर किस चीज का है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक ऐसा ही सेक्टर जो 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स डाउन द लाइन ग्लोबल लेवल पे टॉक ऑफ द टाउन हो सकता है, ये मुझे लगता है। तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम उस सेक्टर का इंपॉर्टेंस ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे क्या उसमें अपडेट्स चल रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, उस पर बात करेंगे। एंड सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कौन सी कंपनीज है या कौन से स्टॉक्स है जो उस पर काम कर रहे हैं।
सो वीडियो को समझने के लिए डेफिनेटली स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। प्लस ये जैसा मैंने आपसे कहा कि एक सेक्टर है जो कि आगे आने वाले टाइम में 10 years 20 years 30 years डाउन द लाइन बहुत अच्छा कर सकता है। सो दिस इज एनालिसिस, दिस इज अ रिसर्च विच आई हैव डन। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो जो स्टॉक्स या कंपनीज मैं बोलूंगी वो सब में आप अभी इन्वेस्ट कर दो और कल आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल जाएंगे, मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स अ रिसर्च, इट्स एन एनालिसिस। इसको समझिए एंड देन यू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाट टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट, एनी विच वे। इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी खुद की पर्सनल प्रोफाइल के बेसिस पे सही हो सकता है। आपकी खुद की रिस्क प्रोफाइलिंग करना, फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले, और डाइवर्सिफिकेशन एसेट क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है, आप डेफिनेटली खुद कर सकते हैं, अदरवाइज यू शुड गेट एनीवन्स एडवाइस, और वो हर किसी की एडवाइस नहीं होनी चाहिए, वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की एडवाइस होनी चाहिए। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9216111667 पे, या फिर हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं investopedia0@gmail.com पे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। आज का ये जो सेक्टर है जिसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इसे अगर मैं 2 वर्ड्स में बोलूँगी तो वो है स्पेस मिलिट्री। नाउ आपको ये इतना इंटरेस्टिंग, इतना सुना हुआ नहीं लगेगा, कितना इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है और इस पे अभी गवर्नमेंट का भी फोकस है, ये दिखाने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड शेयर करूँगी। तो ये जो स्लाइड है, ये दिखा रहा है कि जब अभी मिनिस्ट्रीज डिवाइड हुई तब श्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंडर में रखा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एंड दिस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर अभी कितना कुछ काम चल रहा है, किस एरिया में काम चल रहा है, वही आज के हमारे सेक्टर को कंक्लूड करेगा। सो बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली तभी श्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंडर रखा है। आप देखिए, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, और इसके अलावा पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, ये इन्होंने अपने पास रखा है। अगर लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ व्हाट इज स्पेस मिलिट्री, तो जो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, मून और इस तरह के जो स्पेस में वहाँ पर जाके जो ये लोग एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ मिलिट्री पर्पसेस के लिए उसको यूज करना या फिर कोई वेपन वहाँ पे लॉन्च करना, ये सारी चीजें आएगी स्पेस मिलिट्री में। इसको और इन डेप्थ अभी हम समझेंगे। अगर 2 लाइन में समझे तो मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस इन्वॉल्व्स प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपनरी एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन आउटर स्पेस, राइट। अगर ग्लोबल लेवल पे हम बात करें कि क्या इसका सिनेरियो चल रहा है, सो अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस मून पे वापस एंट्री करना चाहता है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस। मीडिया में ये रिपोर्ट है, रशिया एक स्पेस टेक वेपन लॉन्च कर रहा है, उस पर वो काम कर रहा है। चाइना ने अराउंड 100 स्पेस लॉन्च प्रोग्राम्स लॉन्च करे। वो ये बोल नहीं रहा है कि ये मिलिट्री रिसर्च प्रोग्राम्स है या फिर मिलिट्री सैटेलाइट्स है, बट दे आर वेरी वेल मिलिट्री सैटेलाइट्स, वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया अभी सिर्फ 3% स्पेस इंडस्ट्री होल्ड कर रहा है, एंड डेफिनेटली चाइना लीड कर रहा है। रशिया और चाइना कलेक्टिवली भी न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च करने पर वर्क कर रहे हैं। बाय 2033 और 35 वो लोग ये न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च कर देंगे। नाउ रशिया के अपोज में आएगा यूएस, सो रशिया एंड चाइना ऑब्वियसली साथ में काम कर रहे हैं। यूएस का जो नासा है वो भी ऑब्वियसली न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च करने पे काम कर रहा है। यूएस की जो बिडेन है वो और जापान के शिदा टारगेट कर रहे हैं 2028 तक मून पे एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च करने का, एंड ऑब्वियसली चाइना भी पीछे नहीं रहेगा, तो 2030 तक चाइना इज ऑल्सो प्लानिंग सेम। रशिया स्पेस बेस्ड टेक वेपन पे काम कर रहा है और वो लॉन्च करने वाला है, और ये सबसे ज्यादा 2024 में, जैसे कि न्यूज आई थी फैब में, उसके बाद से सारे ग्लोबल पावर्स जितनी भी बड़ी कंट्रीज है वो इस पे बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए और इस पे बहुत ज्यादा काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगर आप सिर्फ स्पेस मिलिट्री की बात नहीं करें, जो स्पेस रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट अभी इसलिए भी हो गई क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं, एंड स्पेशली जो रेयर अर्थ मिनरल्स है लाइक हीलियम 3 और टाइटेनियम और प्लैटिनम, ये सब भी एक्सट्रैक्ट जो मून पे अवेलेबल है, इनका एक्सट्रैक्शन होगा। नाउ अगर हम ऑफिशियली बात करें तो ऑन पेपर्स एक अग्रीमेंट है, इंटर कंट्री अग्रीमेंट, कि जहाँ पे ऐसे रेंडमली कोई भी जाके वहाँ पे से मिनरल्स नहीं एक्सप्लॉइट कर सकता, बट दिस इज ऑब्वियसली ऑन पेपर्स, रियलिटी इज डिफरेंट। सो डेफिनेटली जो सबसे पहले वहाँ पे मिनरल एक्सट्रैक्ट करेगा जो या क्लेम करेगा उसे बेनिफिट मिलेगा, एंड राइट नाउ चाइना इज लीडिंग दैट। ये था ग्लोबल पर्सपेक्टिव कि दैट ऑल द कंट्रीज, बी इट जापान, बी इट यूएस, बी इट चाइना, बी इट रशिया, एवरीवन इज वर्किंग फॉर स्पेस
प्रोग्राम, एंड स्पेस प्रोग्राम में सिर्फ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना या फिर वहाँ का स्पेस यूटिलाइज करना यही एक रीज़न नहीं है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मिलिट्री रीजंस, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई एक कंट्री अपना मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कर लेती है वहाँ पे, मतलब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या हुआ, अपने सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर देती है, तो उन्हें पूरी अर्थ का बहुत इजीली एक्सेस मिल जाता है, और वो ऑब्वियसली एक आगे स्टेप पर है बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली, और उनके लिए बहुत इजी होगा बाकी कंट्रीज को हराना। सो ऑब्वियसली एवरीवन वुड वांट टू बी एट पार, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स के टाइम पे हुआ, जैसे ही एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया या ढूंढ लिया, उसके बाद में एवरीवन वांटेड टू बी एट दैट लेवल, ताकि दूसरे कंट्रीज को ये थ्रेट रहे कि या दिस कंट्री इज ऑल्सो यू नो हैविंग द पावर कि ये हमसे फाइट बैक कर सकती है। फॉर ऑल द कंट्रीज दिस इज नाउ बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं इंडिया लेवल पे इस पे क्या काम हो रहा है एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एज अ लेमैन। अगर इंडिया लेवल की मैं हाईलाइट्स की बात करूं तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये लॉन्च होने वाला है, इस पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बाय 2035 इट वुड बी लॉन्च फुल फ्लेजेड। नाउ इसके जो हाईलाइट्स है, सी फॉर इंडिया ऑब्वियसली मनी मैटर्स, तो हमारे यहाँ पे एफडीआई के लिए बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, बट इस साल रूल्स थोड़े से लिबरलाइज कर दिए गए हैं। 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है, वो भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। जो एंट्री बैरियर्स है वो भी काफी लीनियंट कर दिए गए हैं। नाउ दिस automatic route would support manufacturing satellite components, sys or subsys 74% permitted for satellite manufacturing, और 49% परमिट किया गया है लॉन्च व्हीकल्स या स्पेस पोर्ट्स के लिए, क्योंकि जब स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, एक तो सैटेलाइट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक वो जो लॉन्च पैड होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो फॉर बोथ ऑफ दीज, इंडिया जिसका अभी 3% से कम स्पेस इंडस्ट्री में होल्डिंग है, which is amounting to somewhere around $8.3 बिलियन की इंडस्ट्री है अभी स्पेस की इंडिया में, राइट। नाउ द टारगेट इज कि इस $8.3 बिलियन की इंडस्ट्री को $44 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना है बाय 2033। सो ऑब्वियसली दिस इज ऑप्टिमिस्टिक टारगेट। नाउ अब ये अचीव करने के लिए इस पर वर्क हो रहा है, तभी ये टारगेट्स लिए गए हैं। कैसे होगा ये? ISRO is the main who is into the research program for all this space thing. So इसरो अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि इसरो की जितनी भी फंडिंग है वो इंडियन गवर्नमेंट से आती है। तो नाउ इसरो वुड वर्क विद प्राइवेट कंपनीज। कैसे? तो एक इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बनाया गया है, जिसके ऑलरेडी 45 MOU साइन हो चुके हैं। तो इसरो अलग विद दिस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर काम करेगा। ऑथराइजेशन सेंटर है, इसमें प्राइवेट कंपनीज आएगी, बट नाउ दिस इंडिया इज वेरी क्लियर कि ये जो ऑथराइजेशन सेंटर है, इसमें सैटेलाइट डिसएमिनेशन के लिए सिर्फ 100% इंडियन कंपनीज ही आ सकती है। इसमें फॉरेन कंपनीज को दे वोंट अलाउ, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि अगर यहाँ पे अलाउ कर दिया तो ये सिक्योरिटी लीकेज हो सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में प्राइवेट सेक्टर प्लेयर टाटा एडवांस सिस्टम ने ऑलरेडी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च कर दिया है एक प्रोग्राम। ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स, ऑलरेडी इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। सेकेंड, गैलेक्सी आई करके एक कंपनी है जो 2024 में प्लान कर रही है सैटेलाइट लॉन्च करने का। सो बिग टाइम बिग वर्क इज गोइंग ऑन। दिस वॉज द पार्ट 1 की वाई आई फील दिस सेक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट, और आज से 10, 20, 30 years डाउन द लाइन दिस वुड बी द टॉक ऑफ द टाउन ग्लोबल लेवल पे, सिर्फ इंडिया में बट बाकी सारी कंट्रीज में भी इसी की बात होगी। So now list of the companies who are working and exactly कहाँ इस फील्ड में वो काम कर रही है वो लिस्ट है। इसमें जितनी कंपनीज है वो सब लिस्टेड नहीं है, कुछ कंपनीज लिस्टेड है, कुछ लिस्टेड नहीं है, बट जो भी इस पे काम कर रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो लोग IPO लेके आए या नहीं भी लेके आए। सो इट्स अ रिसर्च थिंग एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो इसरो हम सबको पता है इज नॉट लिस्टेड बट इज वर्किंग मेनली इनटू दिस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि ऑलरेडी लिस्टेड भी है, वो इसरो किस पे काम कर रहा है? लॉन्च ऑफ व्हीकल्स, रॉकेट इंजन, सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, रॉकेट बूस्टर्स। किस स्क्रीन पर है ये पूरा चार्ट है जिसमें वो दिखा रहा है कि क्या क्या सर्विसेज पे कौन सी कंपनी काम कर रही है। नाउ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डेफिनेटली अगेन इज स्टैंड ओन, एंड आप लोग अमेज होगे, मैं खुद थी कि HAL 1964 में एस्टैब्लिश हुई, wherein ISRO was established in 1969. So they are working on transport aircraft, fighter aircraft, helicopters, crew capsule, गगनयान। अनंत टेक्नोलॉजीज है जो कि प्राइवेट है, डेटा पैटर्न्स है विच इज प्राइवेट, विच इज लाइक सैटेलाइट सिस्टम, स्मॉल सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशंस,
उसके बाद में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन है, गोदरेज एरोस्पेस है, लार्सन एंड टूब्रो इज वर्किंग ऑन रॉकेट बूस्टर्स, स्पेसक्राफ्ट, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। एंड देन कुछ नई कंपनीज, कुछ नए स्टार्टअप्स में से है अंकुल कॉस्मोस, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुवा स्पेस, स्पेस कवर, पिक्सल सैटेलाइट, स्काईरूट एरोस्पेस. So there are all these companies who are working. Manastu Space and Arisha Space are companies जो थोड़ा ज़्यादा काम अभी कर रही हैं इस पे. So now आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर ऐसा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो, और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि आप चाहते हो मैं इस तरह के और वीडियोस लेके आऊँ, विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर कम्युनिकेट करेंगे तभी आगे वापस करने के लिए मोटिवेशन होगा. थैंक यू सो मच.